First of all, good morning everyone, and now let's we start the today's topic, that is an adjustment of specific reserves at the time of the admission of a new partner. Because you know very well, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन देता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, सो इस सिचुएशन पे यू नो वेरी वेल हम क्या करते हैं, बेसिकली कई तरह के एडजस्टमेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio, accounting treatment of goodwill, as well as the accounting treatment of general reserve, accumulated profit, accumulated losses, as well as the accounting treatment of specific reserves. So first of all, let's we discuss about it. What is a specific reserve? What is a specific reserve? Specific reserves are those reserves which is created for the specific purpose. कोई भी रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है. एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस लाइक अगर आप अपने अकाउंटेंसी बुक में देखेंगे तो आपके इस चैप्टर दैट इज एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स के रिलेटेड में दो स्पेसिफिक रिजर्व बहुत ही फेमस है. एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा बहुत ही फेमस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. और ये दोनों रिजर्व जो है किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं. और एग्जामिनेशन में इन दोनों से रिलेटेड 100% आपका एक दो क्वेश्चन आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है ये सिर्फ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड नहीं है. ये टॉपिक आपका एडमिशन से भी रिलेटेड है. ये टॉपिक आपका एडमिशन के साथ साथ द चैप्टर नंबर 3 दैट इज एन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इससे भी रिलेट करता है. सो जब भी हम स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है. जैसे इफ यू क्रिएट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है टू कंपनसेट द क्लेम ऑफ वर्कमैन. जो हमारे यहाँ वर्कमैन काम करते हैं ना, उन वर्कमैन को का कोई क्लेम है. जैसे फॉर एग्जांपल उनकी कोई इंजरी हो जाए, ड्यूरिंग द वर्क इंजरी हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो उनकी फैमिली को जो हम कंपनसेशन देंगे, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी? दैट इज एन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? सो द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज दैट टू एडजस्ट द वैल्यू मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की बात होगी तो इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू. सो इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएशन हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करके रखा है 1 लाख रुपए का, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो या 1 लाख रुपए से कम हो, तो सिचुएशन में ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कम होगी तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख का मान के रखा है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? ओनली 80,000. सो 20,000 ये आपके लिए लॉस है, एंड दिस लॉस विल बी एडजस्टेड विद बाय द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो दिस इज द टू रिजर्व जो हम आज के इस पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशन को जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करता है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट. पहले हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. So please see the book, page number 4.55 of your book. That is an adjustment of workman compensation reserve. और इसी का एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3 से भी. दैट इज एन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. सो
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कई सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन का क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं किसी फर्म में, ए एंड बी, और एक नया पार्टनर सी आ रहा है, तो नए पार्टनर सी के आने से ए और बी के पास अगर पहले से कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो उन दोनों पे हिस्सा किसका है, उन दोनों पे हक किसका है, राइट किसका है? वो राइट है ए और बी का। उसमें किसी सी का राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आने के पहले हमने रिजर्व क्रिएट किया, उसके आने के पहले का रिजर्व हमने क्रिएट किया, आने के बाद रिजर्व नहीं क्रिएट किया। ओके, अब आप देख रहे हैं जो हमने WCR दैट इज एन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, जो हमने IFR बनाया, ये दोनों क्यों बनाया है? ये हमने बनाया है ताकि हम स्पेसिफिक लाइबिलिटीज को सेटिस्फाई कर सकें, और ये इस पे राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर का। तो दैट्स वाई न्यू पार्टनर के आने से पहले हम पुराने पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है, पुराने पार्टनर से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है उसको सेटिस्फाई करते हैं। उनको उनका रिजर्व, उनका बनाया हुआ कोई भी फंड हम उनको रिटर्न बैक करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। अब रूल क्या क्या है, क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, तो आपने पढ़ा भी हुआ है, जानते भी हैं, इसको आप रिवाइज कर रहे हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला कंडीशन, व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब कोई क्लेम ही ना हो। नया पार्टनर आ रहा है और नए पार्टनर आने के टाइम पे हमने ये फाइंड आउट किया कि देयर इज नो क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर कोई क्लेम ही नहीं था। तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जो टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यू कैन सी दैट द एंट्री इन द बुक, दैट इज एन इफ देयर इज नो क्लेम, सो इन दिस सिचुएशन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरे पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन विच रेशियो? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विच टाइप ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है? यस, When there is a claim, जब क्लेम हो, लेकिन क्लेम जो हो वो आपकी क्या हो? लाइबिलिटी से ज्यादा। जब क्लेम हो लेकिन when there is a claim above workman compensation, यानी जब क्लेम हो, क्लेम है बट दिस क्लेम इज अबव देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिजर्व बनाया है 10,000 रुपए का, अब क्लेम आ जाए 12,000 रुपए का, तो सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकती है बुक के अकॉर्डिंग, बट सारी चीजें एज अ होल वही सिमिलर है। पहले चीजें समझ लीजिए, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के बेसिस पे इसको समझ लेंगे। व्हेन देयर इज अ क्लेम अबव देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब हमारा क्लेम ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लीजिए 10,000 है, और क्लेम जो है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 12,000 है। तो इस सिचुएशन में जो 2,000 रुपये एक्सेस हमें पे करना है, जो 2,000 एक्सेस पे करना है, वो 2,000 कौन पे करेगा? वो भी कौन पे करेगा? ओल्ड पार्टनर पे करेगा। ओल्ड पार्टनर्स पे करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये मैंने एक एग्जांपल देकर आपको समझा दिया। ठीक है, अमाउंट आप लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है? थर्ड सिचुएशन हो सकती है आपका कि जब क्लेम जो हो कम हो। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है? जब क्लेम बराबर हो। ठीक है, तो इतना सब कुछ नोट कर लीजिए, और जो डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। व्हेन देयर इज अ क्लेम अबव देन द WCR, तो आप एक एंट्री पास करके भी चीजों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट आप चाहें तो 2 एंट्री यहां हो सकती है। आप देख रहे हैं
कि जितना आपका रिजर्व है उससे ज़्यादा आपकी लायबिलिटी है। तो जब भी आपकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू योर रिजर्व, सो इट इज़ योर लॉस। और किस तरह का लॉस है? ये लॉस है आपका रीवैल्यूएशन। सो जनरली होता क्या है कि पहले जो हमारा लॉस है, कि क्लेम जो है हमारा वो क्या होगा, क्लेम जो हमारा 10,000 था, अरे वर्कमैन कंपनसेशन जब 10,000 था, लेकिन क्लेम कितना बन गया? 12,000 बन गया, यानी क्लेम इज ग्रेटर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जितना ज़्यादा बना उसको हम किससे एडजस्ट कर सकते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बाद में हम फाइनली क्या कर सकते हैं, जो हमारा रीवैल्यूएशन है उस प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस होगा ना, तो इट इज कॉल्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बात वही है घूम फिर के। अब हम चलते हैं थर्ड सिचुएशन में, जहां पे क्लेम क्या होगा? रिजर्व से कम होगा। थर्ड सिचुएशन, when claim is lower than workman compensation reserve। मतलब यहाँ एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, लेकिन क्लेम सिर्फ 8,000 है। तो इसका मतलब रिजर्व 8,000 रुपये में 10,000 में से 8,000 गया तो कितना बच गया? 2,000 बच गया। तो जो 2,000 आपका रिजर्व बच गया वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो द एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000 और क्लेम जो बना, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो तो था 8,000। सो जो 2,000 बच गया ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। उनकी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। सर एक सिचुएशन और हो सकती है, वो क्या? इक्वल वाली हो सकती है कि जहां when claim is equal to workman compensation reserve, जहां आपका क्लेम जो है वो रिजर्व के बराबर है। क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जहां आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है तो उस सिचुएशन में न पार्टनर्स को देना पड़ेगा न पार्टनर्स को कुछ मिलेगा। रिजर्व मान लीजिए क्लेम भी इतना ही है, रिजर्व भी उतना ही है, सो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा और ना ही किसी पार्टनर को कुछ मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी तरफ से आया है। वो है क्वेश्चन नंबर 55, इलस्ट्रेशन 55, दैट इज इन 4.57। एम आई राइट? क्वेश्चन नंबर 55, illustration 55, which is given in the page number on 4.57. So the illustration 55 says that P and Q are partners। P और Q दो पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका 3:2। They admitted R for 1/4 शेयर। उन्होंने कहा कि R हमारे बिजनेस में आ जाओ। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व इज 1 लाख। उस डेट को, जिस डेट को एडमिट कर रहा है, सो जनरल रिजर्व विल बी 1 लाख and the out of which 25% is to be retained as provision for workman compensation reserve। और इसमें क्या रहा है? out of which मतलब जनरल रिजर्व में से आपको 25% क्या बना के रखना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्रिएटेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टोटल जनरल रिजर्व इज 1 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करिए कि आप जनरल रिजर्व में से 25% क्या बना के रखिए, दैट इज एन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो क्वेश्चन इज आस्किंग टू क्रिएट द 25%
फ्रॉम जनरल रिजर्व इज वर्कमैन कंपनसेशन, यानी इस 1 लाख में से 25% क्या कितना आएगा 25,000 क्या बना के रखो जनरल रिजर्व, तो बना देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कैसे बनेगा, यू कैन सी दैट यू नो वेरी वेल जनरल रिजर्व क्या है, रिजर्व है, और जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो इस जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ये आपको पता ही है। तो इसकी एंट्री होती थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, और उसको हम लोग ए पी सॉरी यहाँ नाम क्या है पी और क्यू दोनों में बांट देंगे। किसके बीच में बांट देंगे, पी एंड क्यू के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। बट क्वेश्चन में क्लाइमेक्स में ये दे दिया कि 25% आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 1 लाख में से हम 25,000 क्या बना लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना बन जाएगा 25,000। सो 1 लाख में 25,000 बन गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाकी कितना बचा 75,000। अब ये 75,000 जो है वो पी और क्यू को मिलेगा किस रेशियो में 3:2, सो 45,000 एंड 30,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन related to the workman compensation reserve. Okay, so let's we move to the next question, that is illustration 56. illustration 56 says that, वो कह रहा है कि दो पार्टनर हैं, that is कृष्णा एंड सुरेश, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कृष्णा एंड सुरेश जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे एडमिट राहुल, उन्होंने राहुल को कहा कि राहुल आइए 1/5 के लिए, राहुल जी एडमिट कर गए, और उसमें कई सारी चीज़ें कह रहा है, जैसे जनरल रिजर्व है, उस टाइम जनरल रिजर्व है 1,20,000, जनरल रिजर्व इज 1,20,000, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, इट इज एन लॉस, कितना है 60,000 रुपये। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 150, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,50,000। 3 चीजें कह रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि राहुल आ रहा है, इतना कैपिटल आ रहा है, इतना गुडविल आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर 1,70,000। तो आप देखिए रिजर्व आपके पास 150 है, लेकिन क्लेम आपका बहुत ज़्यादा होगा, क्लेम इज ग्रेटर देन द रिजर्व, क्लेम जो है वो रिजर्व से ज़्यादा है। तो सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में जो रिजर्व है क्लेम ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिजर्व कौन बियर करता है, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 150 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 170, और जो 20,000 पर बचा वो 20,000 कौन बियर करेगा, के और एस, किस रेशियो में बियर करेंगे, जो 20,000 बचा है उसे किस रेशियो में बियर करेंगे, 3/4 एंड 1/4, यानी 15,000 एंड 5,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 3 की एंट्री होगी और किसी की एंट्री नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, नोट्स रिलेटेड टू कंपनी, और जो मैं ये नोट लिखवाने जा रहा हूँ ये पूरे मिक्सचर हैं, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक टॉपिक से ही रिलेटेड है, ये पूरा मिक्सचर है।
ओके, पूरा मिक्सचर है ये आपका, जितने भी आपने टॉपिक्स कंपनीज के पढ़े हैं उन सब का एक मिक्सचर मैंने बनाया है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकल के आए, कुछ पॉइंट्स निकल के आए। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड, कैन नॉट बी इशूड फॉर more than 20 years or 30 years, for more than 20 years. प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज़्यादा के समय के लिए इशू नहीं हो सकते। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, नहीं इशू हो सकते। प्रेफरेंस शेयर 20 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, स्ट्रक्चर कंपनी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? कंपनी, द मैक्सिमम रिडक्शन पीरियड इज 30 इयर्स। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सिचुएशन में ये 30 साल की डिसाइड किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द प्रेफरेंस शेयर इज कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में। व्हाट इज कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसपे ये स्पेसिफिक राइट होता है कि अगर कंपनी ने इस साल आपको डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड एक्यूमुलेट करके नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। सो सपोज अगर इस साल कंपनी पूरा डिविडेंड नहीं दे पाती, सपोज कंपनी ने इस साल आपको कंप्लीट डिविडेंड नहीं दिया, सो इस सिचुएशन में क्या करेगी कंपनी? नेक्स्ट ईयर आपको क्या करेगी? डिविडेंड देगी, और जब भी उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। सो याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के रिलेटेड में अगर कोई अनपेड डिविडेंड है, सो अनपेड डिविडेंड या वो डिविडेंड जो भी नहीं दिया जा सका है ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, सो अनपेड डिविडेंड रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इट इज एन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अनपेड डिविडेंड की बात हो रही है, इट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, इट इज एन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में कंपनी के पास कब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कभी आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, ऐसे मैं ऐसे ही नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो बुक में गिवन ही है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ company, what are the feature of the company, what are the maximum and minimum number of the member in the public company or private company। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है। 1% कंपनी की कैपिटल की, इट इज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, बट मैं जो यहाँ चीज़ें लिखवा रहा हूँ इट इज टोटली रिलेटेड टू द मिक्सअप सिचुएशंस, जो क्वेश्चन बुक में आप जब आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ये सब पॉइंट्स आएंगे, और अब 1-2 दिन यही पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सबसे नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, यानी जब आप शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कराते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, कंपनी have no need to issue prospectus। यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के सिचुएशंस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो क्या कहते हैं उसको? स्टेटमेंट in lieu of prospectus, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के सिचुएशन में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट
2013, आपको पता होगा नया कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी इशू, कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती, नो कंपनी इशू एक शेयर एट डिस्काउंट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, यानी लेस देन द फेस वैल्यू पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, एक्सेप्ट सेट इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, ये सैंपल में आया भी है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर ही एकमात्र ऐसा शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर ही एकमात्र ऐसा शेयर है जिसे कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, बाकी किसी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। और ये कहता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53। ओके।